I feel like every profession is great only if you have passion towards it. अगर दिल लगा है तो उस चीज में आप अच्छा कर पाओगे, पर अगर दिल नहीं लगा है तो फिर चाहे वो कितना ही आप उससे कमा सको, अंत में आप घर पे दुखी आओगे. Okay, so welcome to the first episode of our podcast. The Artist Hub presents Yahya Untouched. So हम लोग अभी याया से कुछ बात करेंगे. जी तो #the boy who writes. हमें लड़का बताए. हाँ जी. आप पीछे की कहानी बताएं. यार पीछे की कहानी, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं और फिलोसॉफिकल बना सकूँ इस कहानी को, बट बहुत ही सिंपल कहानी है. कहानी बस इतनी है कि एक इंसान जो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था अपनी लाइफ में, बट जैसे आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी, आई वाज डूइंग अ प्रॉपर जॉब, पर वो एक चीज़ होती है ना कि आप अपनी लाइफ में रियलाइज करते हो कि आप खुश नहीं हो. तो वो जो निराशा है आपकी ज़िंदगी में कि यू वांट टू फाइंड हैप्पीनेस, है ना, तो वो आपको एक जर्नी पर ले जाती है. वो एक जर्नी शुरू करने के लिए हेल्प करती है आपकी. तो आई थिंक for me it was that I realized I was not happy in my life, that I started finding things that I could be happy with. तो जॉब छोड़ दी बिना सोचे कि क्या करेंगे, बट इतना पता था इससे खुशी नहीं मिल रही है, ये भूल गया पैसे मिल रहे तो जॉब छोड़ दी. उसके बाद 2-3 चीज़ें और लाइफ में हो रही थी. वो कहते हैं ना कि जब आपका वक्त खराब होता है तो अचानक सब कुछ उसके इर्द गिर्द खराब हो जाता है. तो वो सब हुआ, और उसके बाद व्हेन यू आर एट रॉक बॉटम यू कैन ईदर राइज और यू कैन बरी योरसेल्फ देयर, है ना. तो आई वाज लाइक दिस इज टाइम टू राइज नाउ, कि अब हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं, अब तोड़ना है. तो हमारे एक कॉलेज के एक अक्वेंटेंस थे, तो वो हमें ले गए एक ओपन माइक पर. तो ये हमारे लिए कुछ नई चीज़ थी कि यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं, दे परफॉर्म स्पोकन वर्ड पीसेस एंड स्टफ. और हमने बस एक चीज़ नोटिस की कि एक माइक स्टैंड है, स्टेज है, ऑडियंस आ रही है, अपने को क्या करना है, अपने को कुछ लिखना है और परफॉर्म करना है. दैट इज़ व्हाट आवर अप्रोच शुड बी नाउ. तो उस हिसाब से हर ओपन माइक के लिए आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग वर्क एंड आई वुड गो एंड परफॉर्म. और धीरे धीरे वो खुशी मिलने लगी कि हाँ यार ये करना है, ये स्टेज पर हमें रहना है. तो मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि जब बेरोजगारी, टूटा हुआ दिल और थोड़ा बहुत आलस ये जब मिल जाते हैं, या तो तबाह कर देते हैं या तो फिर तबाही मचा देते हैं. तो ऊपर वाले की दया से एक तबाह नहीं हुए, अभी उसकी कोशिश कर रहे हैं. आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ पर हाँ, ये छोटी सी कहानी उसके पीछे बस. तो ऐसा कहते हैं कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. जी, तो आप दिल मुश्किल. तो आप अपने सफर के बारे में कुछ बताइए कि हाउ हैज दिस जर्नी बीन. कि आपने बोला आप ओपन माइक में गए, आपने परफॉर्म करना चालू किया और अभी इतने सारे शोज नेशनल इंटरनेशनल आपने किए हैं, तो हाउ हैज द जर्नी बीन. यार एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वहाँ से तो अब भी दूर है, पर ये जो रास्ता है, जो एक एक चीज़ मिल जाती है अपने, लाइक व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग टू द हायर गोल दैट यू वांट टू रीच, you realize that during the journey there are so many beautiful milestones that you cross. मतलब it could be materialistic तरीके से बोले तो इतने शहरों में गए, इतने शोज हुए, और नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कहे तो यार इतने लोगों का प्यार मिला है. और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है यार कि एज एन आर्टिस्ट बहुत आपके लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जब यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. पर क्या होता है कि फिर आपने शो किया और कुछ लोग शो पर आते हैं और वो कहते हैं कि आपका असर, आपके काम का असर क्या रहा है उनकी ज़िंदगी पर. मतलब बहुत बार तोहफे लाएंगे, खुद बना कर लाएंगे, और उससे पता चलता है कि कितना ऐसा डीप इम्पैक्ट है या क्या रिश्ता बन चुका है आपके उनके साथ. यूट्यूब पर नहीं पता चलता. यूट्यूब पर आपने वीडियो डाला, उन्होंने कमेंट डाला, आपने स्टोरी रीशेयर कर दी, आपको लगता है हाँ ये. पर जब आप लाइव शोज कर रहे हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड देन यू सडनली रियलाइज कि ओ मतलब कुछ इम्पैक्ट है, तो वो रिस्टोर कर लेता है आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जा रहा है.
तो आई थिंक ड्यूरिंग द जर्नी द ब्यूटी पार्ट इज दिस दैट ऊपर वाले की दया से, लोगों की दुआ से ये प्यार मिलता रहता है। और साथ ही साथ वो जो हायर गोल है उसकी तरफ एक जर्नी रहती है, चलती रहती है। तो लाइक द शोज हैव बीन ब्यूटीफुल, मीटिंग पीपल लाइक दिस हैज बीन ब्यूटीफुल। तो आई थिंक वो जर्नी एक तरीके से इज द बेस्ट थिंग कि आप जब मंजिल पर पहुंचोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप अकेले हो, क्योंकि इतने लोगों का प्यार साथ पहुंचा है आपके। तो हाँ। Yeah, so you talked about the gifts. So, what is the craziest gift a fan has given? Craziest gift? यार एक तो मुझे पता नहीं प्यार को ऐसे कैसे कहूँ कि सबसे क्रेजी वाला प्यार ऐसा तोहफा क्या हो सकता है, बिकॉज आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट इज दीज पीपल राइटिंग लेटर्स एंड ब्रिंगिंग फॉर टू द शोज। तो और ये अपनी जिंदगी शेयर कर रहे हैं मेरे साथ 2 चिट्ठी में, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कितना यकीन है इनको मुझ पर, क्योंकि there have been spaces when people have really shared personal stories about them, मतलब फैमिली स्ट्रगल कह लो, कुछ मेडिकल बातें कह लो, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। एंड ऐसा लगता है कि यार ये वो चीज़ होती है ना कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर डिस्कस करोगे कि वो एकदम ऐसे पूछेगा कि तुम ठीक हो क्या, और तुम किसी रात टूट कर कहोगे वो बातें उन्होंने ऐसे ही मुझे बता दी। और मुझे लगता है कि यार ये कितना ट्रस्ट है मुझ पर। और सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज आर नॉट जस्ट शीट्स ऑफ पेपर विद वर्ड्स ऑन देम, दीज आर पीपल्स शेयरिंग देयर लाइव्स विद यू। हाँ, जस्ट बिकॉज दे फील दैट आपका ये इम्पैक्ट है कि मैं आपके साथ इतना खुल पा रहा हूँ या खुल पा रही हूँ। एंड वो जो चिट्ठी ऐसे, तो हमारे घर में एक ऐसे फाइल बना कर रखी है जहाँ पर ऐसे सब चिट्ठियाँ सेव रहती है। एंड वही कि एक रिमाइंडर चाहिए आपको बहुत बार लाइफ में कि व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग अराउंड, तो आप वो चिट्ठियाँ देखते हो। देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्पेशल मोमेंट्स लाइक दिस यार। लाइक एक थोड़ा बहुत इमोशनल मोमेंट था। हम कानपुर में थे, दिस वाज विद अमनदीप, हम दोनों वहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे। एंड दिस वन लेडी कम्स अप और वो कहते हैं कि शी एंड हर हस्बैंड वर बिग फैंस, ठीक है, बट पिछले साल लाइक 3-4 months बैक शी लॉस्ट हर हस्बैंड, तो शी केम फॉर द शो फॉर हिम एंड हरसेल्फ। एंड यू सडनली रियलाइज कि the impact that you have as an artist on people is much more than you will ever imagine. और वो ऑटोमेटिकली आपको हम्बल बना देता है या डाउन टू अर्थ बना देता है, क्योंकि आप रियलाइज करते हो कि मैं भी जो बना रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे छू लेगा लोगों को, है ना। और हम जो बनाते हैं, आई ऑलवेज बिलीव दैट आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ माई पीसेस, आई एम द मीडियम ऑफ माई पीसेस, है ना। कि ये मुझे बस मिल रहा है कि ऐसे इट्स अ नेचुरल कंसीविंग वे, कि मतलब मैं बैठा था, अचानक एक थॉट आता है और आप उस पर काम करना शुरू करते हो। हम किस चीज़ को ओन कर सकते हैं कि मैंने कहा कि यार ये जो स्टार्टिंग से ना, ये बिल्डिंग ब्लॉक मैंने बनाया है, पर उसका बेस ही मुझे सडनली आ गया था यार। उसके ऊपर मैं कुछ भी बनाऊं, पर बेस तो अपने आप आया था ना ऐसे रैंडमली। तो मैं कहता हूँ कि मैं मीडियम, और मीडियम के लिए लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि हाँ, लोगों का प्यार है, तो वो थोड़ा लगता है आपको ऑन लेवल। एक कलाकार कहीं ना कहीं किसी जगह आकार लेता है, तो इस कलाकार ने आकार कहाँ लिया? यार तो अपना 6th grade में ऐसा था कि 6th standard में हम बोर्डिंग स्कूल में थे, और अब बोर्डिंग में हो, पेरेंट्स नहीं है आसपास, ठीक है, आप लड़कों के बीच में हो, तो क्या हो जाती है, मस्ती बढ़ जाती है। आप भी रियलाइज करते हो कि आप कितने मस्तीखोर हो। तो अब हम थे तूफान, ठीक है, कि नाम हो रखा है अपना कि ये है ये करता है हम मस्ती ज्यादा। तो हमारी एक टीचर थी, वो हमारे पास है, और उन्होंने कहा कि यू हैव अ लॉट ऑफ रॉ एनर्जी इन यू, इट नीड्स टू बी चैनल्ड। मैं कहा 6th standard के बच्चे को ये सब समझ नहीं आता, ये क्या है रॉ एनर्जी चैनल्ड, पर क्योंकि टीचर है वो अपना मतलब चला सकती है। वो कहते नहीं, तुम ड्रामा करोगे। तो मैं कहा ठीक है, ड्रामा करेंगे। तो वो उठाकर हमें स्टेज पर डाल दिया, हम भी चुपचाप चले गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्ले आई कुड मिस अ फ्यू क्लासेस बिकॉज दिस प्ले वाज फॉर द एनुअल डे। तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, यू आर फाइंडिंग पर्क्स फॉर इट, कि क्यों कर रहा हूं मैं, अभी तक प्यार नहीं हुआ है।
अभी हम स्टेज पर पहला दिन है, ठीक है, तो ऐसे है, चल रहा है, तो वहां से चिल्ला कर हाउ डू यू वॉक ऑन स्टेज। मैं कहा मुझे थोड़ी मालूम है, मुझे तो एक ही वॉक मालूम है अपनी लाइफ में। तो वॉक सिखाई गई, फिर यहाँ तक कि स्टेज पर मुड़ना कैसे है ये कॉन्सेप्ट मेरा माइंड बैफल कर गया। मैं कहा ऐसे डांट पड़ रही है, अचानक चप्पल आकर पड़ रही है, मुड़ कैसे रहो। मैं कहा मुड़ने में क्या प्रॉब्लम है भाई, ऐसे ही तो मुड़ता है आदमी। तो धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, स्टेज पर कैसे चलना है, कैसे रहना है, बात कैसे करनी है, इंसान को स्कोप कितना देना है, ऐसा लगना नहीं चाहिए प्रिपेयर्ड लाइंस है। ये धीरे धीरे दिमाग ग्रास्प कर रहा है, अचानक अच्छा लगने लग रहा है ये जो भी है, बट अभी भी वो नहीं पता कि क्या रिश्ता है इस चीज के साथ, बस इतना है अच्छा लग रहा है। कट टू एनुअल डे आ गया, ठीक है, परफॉर्मेंस हो रही है, अब पर्दे लगे हुए, हमारा ऑडिटोरियम मुझे याद है 500-600 लोगों को, लाइक इट वाज 600 सीटों, वहां पर 1000 लोग, ठीक है, और हम पर्दे से देख रहे हैं, तो हमने सब टीचर देख लिए, वही सारे टीचर जो हमें बदमाश कहते हैं, ठीक है, और वही टीचर अभी हम देख रहे हैं कि वो बाकी सारे टीचर्स के साथ ऐसे बात कर रहे कि प्ले में वो सब है, याया है, फिर वो दूसरा लड़का भी है, बोथ ऑफ दीज नॉटी बॉयज, ऐसा हम देख पा रहे हैं यहाँ से। एंड सडनली यू रियलाइज कि वो लोग भी एक्साइटेड है देखने के लिए कि अब ये नौटंकी एक्चुअली में नौटंकी कर पाएगा कि नहीं। तो वो डर बैठ रहा है। और पता नहीं क्योंकि एनुअल डे के फंक्शंस जो होते थे या स्कूल के प्लेस जो होते थे, हमेशा उसमें एक चीज क्या रहती थी कि आप ऑलरेडी स्टेज पर हो, आपको फ्रोजन रहना है पोजीशन में, ठीक है, पर्दा उठेगा आप ऐसे ही हो, ठीक है, और आप ऐसे ही रहोगे जब तक आप पे स्पॉटलाइट नहीं गिरती। तो हम आ गए, हमने पोजीशन ले ली, पर्दा उठ रहा है, धीरे धीरे एक रो दिखना चालू हो रही है तिरछी नजर से, है ना, कि अरे भरा हुआ, अरे वहां पर खड़े भी है, और हम ऐसे ही है कि अरे भाई क्या करेंगे। और फिर धीरे से स्पॉटलाइट गिरती है, तो अब पता है स्पॉटलाइट पे रिएक्ट करना है, और 1.5-2 सेकंड नहीं आ रहा रिएक्शन, ठीक है, और 2 सेकंड के बाद पता ही नहीं कि हम कौन है, 2 सेकंड के बाद टेक ओवर हो जाता है कि अब जो है देख लेंगे। पूरा प्ले हुआ, बेस्ट परफॉर्मेंस, पता चलता है कि हम जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते थे हमने वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस खत्म हुई, सब ऐसे खड़े हो जाते, हाथ पकड़े, बाउड आउट टू दी ऑडियंस, खड़े हो गए और ऑडियंस खड़ी हो गई एंड दे आर अपलॉडिंग। और सडनली ऐसा लगता है कि अरे यार ये लोगों की तालियों में ना हमें हमारी पहचान मिल जाएगा। तो वो दिन से ऐसा लगा यहाँ पर रहना है, अब कैसे रहना है, क्या करना है देख लेंगे, पर यहाँ पर रहना है। तो वही शुरुआत का पॉइंट वही है मेरे लिए। तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब आप सक्सेसफुल हो या फिर आपने नहीं हो रहा हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे शोज किए जहाँ आपने एक्सपेक्ट किया कि ये होगा और आपने वो किया, हाँ, लेकिन कुछ शोज ऐसे रहे होंगे या कुछ ओपन माइक स्टार्टिंग में जहाँ पर आप बॉम्ब हो गए या फिर बिल्कुल। तो वो जो लोज थे आपकी लाइफ में, उस लोज से आपने कैसे डील किया कि आप नेक्स्ट शो में अच्छा करोगे, सक्सेसफुल होगे या फिर अच्छा करोगे, तो आप अपने फेलियर्स से कैसे डील करते बेसिकली? मैं तो खुद से बहुत नाराज हो जाता हूँ, क्योंकि लाइक वो चीज होती है ना कि आपको पता है कि आप लाइफ में सिर्फ एक चीज ठीक से कर पा रहे हो, तो वो तो आप चाहोगे ना हर बार सही बैठे। यूनिवर्सल लॉ है कि इट विल फेल वंस, बट यू आर लाइक आई डोंट इवन वांट दैट वंस, मतलब मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि वो एक बार भी ना हो। तो मुझे याद है हम जयपुर में परफॉर्म कर रहे थे, एक बार लाइनअप का परफॉर्मेंस था, और हमारे पहले जो आर्टिस्ट थे, तो 10-10 मिनट का वो स्लॉट था हमारा, तो हमारे पहले जो आर्टिस्ट थे वो किल कर रहे थे, और क्योंकि वो आर्टिस्ट किल करता है तो कभी कभार वक्त का तकाजा पता नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर गया, है ना। तो वक्त गुजर गया, वो थोड़ा मतलब आई थिंक 15-20 मिनट हो गए, और क्या हो गया कि अब ह्यूमर हो गया है, तो अब माहौल बदल चुका है। स्टार्टिंग के 2 लोगों ने पोएटिक किया था, थर्ड आर्टिस्ट ने थोड़ा फनी कर दिया, और उसके बाद हम चढ़े। अब वो टाइम पर मेरा जो पूरा सेट था, इट वाज ऑन अ वेरी पोएटिक लेवल, इन द सेंस कि इट वाज पूरा फिलॉसफी ओनली। तो अब जनता अलग ट्रिप पर है, ठीक है, और ये ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में जनता खड़ी रहती है, दे आर मोर एनर्जेटिक, है ना। तो हम स्टेज पर चढ़े, स्टेज पर चढ़ते ही मुझे याद है कि ग्रिल होना शुरू हो गए थे, कि मतलब 1-2 आ गए थे कमेंट,
तो यू ट्राई, यू शूट डाउन अ फ्यू, बट यू हैव डेज के मतलब कभी कभार आपका इम्प्रोव बहुत सही बैठ जाता है और कभी कभार हाजिर जवाबी में वो लोग वापस दे देते हैं। तो ये 2 शॉट हुए और फिर अपना एक फेल हो गया, तो हमने कहा कुछ नहीं सेटल करते, पीस किया। पीस के साथ भी अभी लास्ट का रो एकदम एक्साइट हो चुका था, उनका एनर्जी पीक मार चुका था बिकॉज कॉमिक के साथ वो लोग का वाइब बदल चुका है, एवरीथिंग हैज चेंज। तो अब वो लोग वो ज्यादा ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीस के बीच में हो रहा है, तो अब मैं काउंटर भी नहीं दे पा रहा। तो धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस गिर गया, कॉन्फिडेंस गिरने की वजह से अगला पीस का जो परफॉर्मेंस था वो तरीके से घट गया। तो हम जब वापस निकले तो हम उस दिन यही कह रहे थे कि एक चीज सही करते हैं, है ना। स्पोकन वर्ड पोएट्री में लाइक आई ऑलवेज रिगार्ड माई सेल्फ एज अ परफॉर्मर। मैं कहा परफॉर्मेंस कैसे खराब हो सकती है यार। और फिर वो जो निराशा होती है वो इतना सेल्फ डाउट क्रिएट करती है। बट मैं हमेशा खुद को यही बोलता हूँ कि मैं खुद को 2 दिन से ज्यादा नहीं डांटूंगा। मैं 2 दिन डांटूंगा कि है ना, मैं बोलूंगा कि तुम कहाँ पे खराबी है, तो मतलब कहाँ पे तुमने गलत किया, कहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये सब मैं 2 दिन तक खुद को बोलूंगा। तीसरे दिन मैं बोलूंगा कि अब तो सबक सीख ले, हो गया। 2 दिन जितना बोलना था उतना बोल दिया, अब तीसरा दिन इज फ्रेश। नाउ यू स्टार्ट विद द पर्सपेक्टिव कि अब मैं इम्प्रूव करेगा। तो वो एक तरीके से दिमाग में बैठा के रखा है कि सिर्फ 2 दिन डांटना है, तीसरे दिन से इम्प्रूवमेंट लाना है, वरना वही के वही रह जाएंगे। Relating to what you said, कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ प्रिपेयर करके गए हो और वाइब या कुछ भी कोई भी रीजन की वजह से एंड मोमेंट इम्प्रोवाइजेशन आया हो और आपका प्रिपरेशन अलग और आपने परफॉर्मेंस कुछ अलग दिया? बहुत बार यार। तो मैंने एक चीज दिमाग में हमेशा बैठा के रखी है कि अपना जो सेट होता है, अभी वो 10 मिनट कह लो या 1 घंटा कह लो, उसमें 60% इज स्क्रिप्टेड, है ना। कि मतलब पोएम 1 है, उसके बाद सेगवे है, उसके बाद पोएम 2, तो मतलब ये पूरा अपना मेजर्ड यूनिट है, कितना पता है अपने को मटेरियल। पर फिर ऑडियंस को जैसे हम मैं देखते हैं कि मतलब कैसे रिएक्ट कर रही है ना, लाइक इफ दे आर रिएक्टिव क्विकली, तो ये लाइक चलो ठीक है और खेल लेते हैं आज, है ना, थोड़ी और बातें कर लेते हैं, थोड़े और जोक्स ट्राई आउट कर लेते हैं, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं आज। तो 60% इज द स्क्रिप्टेड पोर्शन, 40% मैं हमेशा इम्प्रोव के लिए छोड़ता हूँ कि ट्राई करके देखते हैं। लाइक इफ यू गेट अ रिएक्शन इन द फर्स्ट 5 मिनट्स फ्रॉम द ऑडियंस, आप समझ जाते हो कि आज दिन कैसा है। वो पहले 2-5 मिनट में ही आपको पता है कि आज का दिन कैसा है। तो यू नो इफ यू वांट टू स्टिक विद द होल स्क्रिप्ट एज इट इज और यू वांट टू प्ले विद द ऑडियंस। और जब आप उनके साथ भी लाइक इंटरेक्ट कर रहे हो, यू आर प्लेइंग अराउंड, तो इवन दे एंजॉय इट बिकॉज फॉर देम ऑल्सो दे कैन सी दैट इम्प्रोवाइजेशन कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पकड़ पा रहे कि यार ये तो लाइव कर रहा है, ये स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। तो वो लोग के लिए भी और मजे की लाइक ही इज टॉकिंग, ही इज गेजिंग विद अस। तो आई फील वो 40% में स्पेस रखता हूँ अपने लिए वो इम्प्रोव के लिए। काफी लोज और इम्प्रोव की बात हो गई। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सम हाइस। जी जी, शायद वो प्यार नहीं, वो जो तुम लोज और इम्प्रोव्स हो गए, अब हाई पे चल गए। तो शायद वो प्यार नहीं के पीछे क्या कहा है? यार शायद वो प्यार नहीं है कि पीछे बस एक बहुत सिंपल कहानी है। लिटरली रात के 12:30 बजे ये कविता आई है मेरे पास, ठीक है। एंड इट डायरेक्टली जस्ट केम, लाइक पूरा फ्रॉम टॉप टू द एंड आई जस्ट हैड दैट होल पीस, ठीक है। हमने बस 1-2 ड्राफ्ट में थोड़े बहुत चेंजेस किए, वरना अदरवाइज वो प्रॉपर स्टैंड था, सब बैठ गए थे। क्योंकि वो आपको ये भी बैठ गया ना कि किस तरीके से आ रहे, कि स्टार्टिंग के 4-6 लाइंस यही है कि मतलब जनरेशन में क्या प्रेम कहा जा रहा है और शायद वो प्यार नहीं हो सकता, मतलब इट्स पॉसिबल। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, हो सकता है तुम गलत हो। एंड देन चेंज टू द फैक्ट के मतलब व्हाट आई फील इज लव और व्हाट कुड बी लव। तो वो मिल गया कि कैसे जा रहा है ये, कि फर्स्ट 6 एंड लास्ट 4 स्टैंजास बैठ गए हमारे लिए, तो लिखना इजी था। बट उसके पीछे कोई ऐसे स्पेसिफिक स्टोरी नहीं थी, बस इतना है कि लाइक आई वाज डीलिंग विद रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स एट दैट टाइम, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन वे कि मतलब रिलेशनशिप नहीं था, तो बस कॉन्फ्लिक्ट ही था। तो वो ड्यूरेशन में वो अचानक आई थी वो पोएम, तो आई वाज लाइक ओ दिस, वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि वो सारा जो आप कुछ कहना चाहते थे वो कहीं पे ट्रांसफर हो चुका है, तो आप भी खुश हो कि इट इज ऑन पेपर, यू फील अ लिटिल लाइटर इन लाइफ। तो हाँ, बस
वैसे ही था शायद वो पैनिक। वो पोएट्री जब लाइव हुई उसके बाद आपकी लाइफ में क्या हाँ। चेंजेस है? मुझे अभी भी याद है, आई थिंक इट रिलीज अराउंड 17th या 18th अगस्त को। हाँ, मैं तारीख के साथ बता रहा हूँ। हाँ। है स्टोरी उसके साथ। अच्छा, तुम्हारा स्टोरी है उसके साथ, इंटरेस्टिंग, ये सुनूंगा। तो 17-18 अगस्त के आसपास वो कविता रिलीज हुई थी और मतलब रात के 8 बजे होंगे जब आएगी। वो टाइम पर मैं एक प्ले के रिहर्सल पे था। तो प्ले के रिहर्सल पे क्या होता है, फोन साइड में रखा होता है, ये वो है ना। तो हमें खुद को कुछ ऐसा ज़्यादा ये नहीं था कि एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि चैनल नया था, हम नए थे, हमने तो बस छोड़ दिया था। तो 8 बजे पीस गया, हम 7:30 से रिहर्सल हॉल में है, तो फ़ोन बंद। 9:30-10 के आसपास हम बाहर निकले, फ़ोन खोला, थड़ 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 थड़, नोटिफिकेशन। क्या हो गया भाई, ये अलग ही दुनिया बदल गई। मतलब आपको पहले नोटिफिकेशन कैसे आते थे? 4 नोटिफिकेशन, उसमें से 2 लोगों ने आपको याद किया, 2 लोगों को आपसे काम है, ठीक है। मुझे सडनली इतना नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं कहा इतना तो कोई मुझे जानता भी नहीं। तो तब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा, अच्छा पीस लाइक लोगों को पसंद आ रहा है। फिर डे 2 पर वापस रिहर्सल पे थे, तो हमारा रिहर्सल अंधेरी के पास था। तो अंधेरी अंधेरी एरिया में जहाँ पर इन्फिनिटी मॉल है वहाँ पर था। तो हम कुछ काम से इन्फिनिटी मॉल गए थे। तो वहाँ पर आई रिमेम्बर कि किसी ने रिकॉग्नाइज किया था, कह रहे यू आर दिस वीडियो बॉय राइट। मैं कहा यार ये तो ऑन ग्राउंड कन्वर्जन हो रहा है अब तो, मतलब लोग पहचान रहे हैं। एंड आई थिंक विद इन 2 weeks लाइक while I'm grasping every day कि कुछ बदल रहा है, कुछ नया हो रहा था, कि जब तक मैं समझ रहा हूँ कि अच्छा 400 के 500 के व्यूज हो गए, किसी ने मीम बना दिया, मीम समझ रहे, तब तक AIB ने कॉल कर लिया कि वीडियो बना रहे हम। मैं कहा ये तो कुछ अलग ही हो गया अभी। सो every day was something new for me, and every day I was like कि यार ये जो जादू हो रहा है ना, this is the turning point, दिमाग में बिठा दिया था। And when you find that turning point, you know कि अब रिवर्स नहीं मार सकते, अब जो है सीधा सीधा भगाना है, जैसे भी है धीरे धीरे चलाएंगे बट आगे जाना है। सो हाँ। सो लास्टली मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एज आर्टिस्ट अब हम लोग पिछले 3.5-4 साल से ओपन माइक्स कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोग अपने आर्ट को सस्टेन कर लेते हैं और कुछ लोग फिर छोड़ देते। तो एज अ लाइक फर्स्ट सक्सेसफुल पोएट इन दिस न्यू जर्नी, मतलब एक प्रेशर ही आ गया एकदम। स्लैम पोएट्री का एक कल्चर पूरा बदल गया जब शायद वो प्यार नहीं रिलीज हुई। एक पहला पोएट था जो वायरल हुआ। सो व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दीज आर्टिस्ट हु आर ट्राइंग टू कम अप विद देयर स्टफ बट वो कहीं ना कहीं रुक जा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं अटक जा रहे हैं? ऐसे आर्टिस्ट के लिए आपका कोई मैसेज? टफ क्वेश्चन है। मतलब देखो, इसका बहुत आसान जवाब है, बी ऑनेस्ट, कीप डूइंग द हसल, ये सब कहना आसान है ना। पर इफ आई वर टू टेल द ट्रुथ कि मतलब यू वांट टू सस्टेन योर लाइफ एंड यू वांट टू फॉलो योर पैशन, तो क्या होता है कि जिंदगी में आपके पास 3 रास्ते होते हैं, ठीक है। ये जो राइट वाला रोड है वो ये है कि आपके माँ बाप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कीजिए, मेडिकल कीजिए, सेफ ऑप्शन है, पैसे आएंगे, घर बसेगा। लाइक आई वुडंट से दैट देयर इज नो स्ट्रगल इन इट, बट इट इज अ मोर मेजर्ड वे ऑफ गोइंग थ्रू थिंग्स, ठीक है। तो वो एक रास्ता है कि मतलब कमाई, पगार ये आती रहे घर में, है ना, स्टेडी इनकम जिसे बोलते हैं, स्टेडी इनकम आती रहे तो स्टेबल रहोगे। हाँ, लाइक यू शुड हैव समथिंग स्टेबल। फिर एक हमारा रिबेल एटीट्यूड होता है जो कहता है कि मुझे वो करना है जो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो आप कहोगे यार मैं आर्टिस्ट बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अच्छी चीज है, कोशिश करो, मेहनत करो, वो उस फील्ड में रहो। पर एक तीसरा रास्ता पड़ता है जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, जहां पर आपको अपना पैशन भी फॉलो करना है, साथ में पगार भी लाना है। और वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि कई बार आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। कई बार यहाँ पर आपका 100% नहीं पड़ता, तो कई बार वहां पर नहीं पड़ता। बट वॉक ऑन दिस पाथ, बिकॉज इससे पेरेंट्स भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहोगे, आपका मेंटल हेल्थ भी इन चेक रहता है ना, बिकॉज देयर इज सम स्टेबिलिटी इन लाइफ। तो जस्ट ट्राई एंड वर्क योर वे थ्रू द मिडिल पाथ, एंड किसी ना किसी दिन ना ये क्लिक हो जाता है।
हमारे देश में कहीं ना कैसे आर्टिस्ट के लिए जगह बन जाती है। तो आप बस डटे रहो, मुझे लगता है धीरे धीरे द रोड पेव्स इटसेल्फ फॉर यू। कमिंग टू द टॉपिक, या तो अभी हम ऑफ टॉपिक चल रहे हैं। एक्चुअल थीम, हाँ। या अनटच्ड। जी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि who is Yaya without mic? Who is Yaya without mic? ठीक है, if I were to in the best way to answer this, when Yaya is on stage, when Yaya is in front of a camera, that Yaya is a personality who is living a film, and the Yaya who is off stage behind the camera, when he's not on camera, he's the Yaya who wants to live the film. तो वो अपनी स्क्रिप्ट बना रहा है तब, है ना, उसके लिए सब कुछ सीन वाइज चल रहा है, पर जब वो स्टेज पर जाता है तब वो अचानक वो फिल्म जीना शुरू कर देता है ना, तब अचानक वो ऐसा he starts feeling like the protagonist, क्योंकि हर इंसान एक हीरो सिंड्रोम के साथ पैदा होता है, हर इंसान अपनी कहानी का हीरो, वो गिवन फैक्ट है। आप खुद को कितना हीरो मानते हो वो अलग है, बट आप हीरो मानते हो। तो it's only when I'm on stage, when I'm in front of the camera is when I'm like मैं हीरो है। When I'm off camera I'm like ये सीन लग जाए ना तो मजा आ जाएगा, वो पिक्चर आप जी रहे हो वो टाइम पर ऑन स्टेज वो अचानक जीवन बन जाता है। सो हाँ, ये आई थिंक ये मेजर डिफरेंस है। So, summing up, we would like to thank Yaya for this podcast थैंक यू सो मच। and this venue, amazing venue, T-Post, बहुत ही सुंदर वेन्यू है। for having us. So, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर इफ यू हैव वॉच्ड टिल द एंड। अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको कुछ नया सुनने या कुछ मिला हो, और अगर आपको ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट सुनना है तो प्लीज फॉलो द पॉडकास्ट। thank you. थैंक यू।